सो नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें वैसे तो तीन ही सेक्शन से जो हमको पढ़ना है, 12, 13 और 15, ये तीन ही सेक्शन से। अब टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स के लिए कुछ अलग फॉर्मूला है और सर्विसेज के लिए कुछ अलग है, तो वो हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें क्या देखते हैं, टाइम गुड्स के केस में अर्लियर नॉर्मल जो फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है, सेक्शन 12(2) में लिखा हुआ है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब द टाइम बाय विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। नाउ नॉर्मली व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस? नॉर्मली इट इज अ डेट व्हेन द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री, है ना, रिमूव्ड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, है ना, जब गुड्स को हम लोग डिलीवर, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब मूवमेंट हमने कमेंस कर लिया, दैट इज द टाइम। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल और डिलीवर्ड, बराबर। तो वो रहता है। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अगर पहले इनवॉइस इशू कर दिया तो वो, नहीं तो फिर बाद में जो ड्यू डेट अगर मिस हो गई तो ड्यू डेट, सिंपल है। देन इन केस ऑफ सर्विसेज क्या रहता है, टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ, देखिए अगर इनवॉइस ड्यू डेट तक इशू हो गई तो व्हाट इज द ड्यू डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, नॉर्मली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज फॉर इनवॉइसेस कितने दिन मिलते हैं? 30 डेज। सर्विस सप्लाई करने के बाद में 30 डेज के अंदर में इनवॉइस इशू करना रहता है। तो इफ इनवॉइस इज इशूड अप टू द ड्यू डेट देन टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बट अगर इनवॉइस ड्यू डेट तक की इशू नहीं किया तो फिर वी गो बैक एंड द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब कि हम लोग ड्यू डेट अगर मिस हो गई तो ड्यू डेट नहीं बन जाती है टाइम ऑफ सप्लाई, हम लोग पीछे जाते हैं क्योंकि ड्यू डेट के 30 दिन पहले का डेट था जब सर्विस प्रोवाइड किया था। सो दैट बिकम्स द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर्विसेज के केस में स्पेशल ध्यान देना है। एंड सर्विस में इन दोनों में से एक डेट लेते हैं विच वी कंपेयर विद द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, है ना, अर्लियर ऑफ द डेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। तो जिस दिन पैसा मिला अगर वो पहले मिल गया है इन दोनों में से जो भी डेट आ रही है उसके कंपेरिजन में, तो देन दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स के केस में एडवांस में पेमेंट मिला तो टाइम आपका जल्दी नहीं आ जाती लाइबिलिटी, लेकिन सर्विसेज के केस में एडवांस में पेमेंट मिला तो लाइबिलिटी जल्दी आ जाती है। हाँ, उसमें एक केस था कि अगर पार्टली हमको एडवांस कुछ कुछ सर्विसेज में क्या रहता है, अगले इसमें से एडजस्ट होने वाला मिल गया। जैसे कि कोई टेलीफोन बिल है जिसमें 800 रुपये का बिल था, 1000 रुपये मिल गया, तो वो 200 रुपये अगले बारे में एडजस्ट होगा, उसके लिए ड्यू डेट ऑफ, उसके लिए डेट ऑफ इनवॉइस ले सकते हैं हम लोग, है ना, पार्ट एडजस्टमेंट वाला केस था। देन हमने क्या देखा था, रिवर्स चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि रेसिपिएंट तो पेमेंट कर रहा है, और डेट ऑफ डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट। और ये चारों डेट में से विच इज अर्लीस्ट, लास्ट डेट क्या है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, मतलब द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो ये है इन केस ऑफ गुड्स वेयर रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। ओके, अब आपको गुड्स के रिवर्स चार्ज वाले केसेस याद नहीं रखना है, सेक्शन 9(3) में जो नोटिफाइड है, लेकिन उसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे निकलता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये वाला कट जाता है और ये 30 की जगह हो जाता है, 31 की जगह हो जाता है 61, तो ये बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। इसमें क्या देखते हैं, जहाँ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, अभी हमने चैप्टर सी में बात किया था कि कितने सारे सर्विसेज में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल रहता है। तो उसमें क्या देखते हैं कि जब सप्लायर ने रेसिपिएंट ने पेमेंट किया है, बुक्स में रिकॉर्ड किया है, या अकाउंट में डेबिट हुआ है, या सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, उसको अगर 60 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, 61st डे आ चुका है, तो इन तीनों डेट में से विच एवर इज अर्लीस्ट दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये मेन दिया है। अब उसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपको बुक में इसकी समरी दी हुई है, बहुत बढ़िया, है ना। ये तो हो गए नॉर्मल मेन वाले केसेस, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। देखिए ये फॉरवर्ड चार्ज का केस था, ये सर्विसेज का केस था, रिवर्स चार्ज। फिर रिवर्स चार्ज के केस में अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ने पेमेंट किया, सर्विसेज दिया है, वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में एक स्पेशल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी देख लो, देख रहे तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि इंपोर्ट करते सर्विसेज तो रिवर्स चार्ज लगता है, तो नॉर्मली रिवर्स चार्ज में क्या बोला है, नॉर्मली बोला है कि इनवॉइस डेट प्लस 61 डेज या डेट ऑफ पेमेंट ले लो, लेकिन एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विसेज मिलती है तो उन्होंने बोला है कि एंट्री की डेट देखो, नहीं तो डेट ऑफ पेमेंट ले लो। तो उसमें इनवॉइस वगैरह का वेट मत करो, क्योंकि वो इनवॉइस थोड़ी ना इशू करेगा, वो अपनी ही एंटिटी है जो दूसरी कंट्री में लोकेटेड है। इट कैन बी आवर ओन एस्टेब्लिशमेंट और इट कैन बी अंडर द सेम कंट्रोल। देन
In case of vouchers, what will be the time of supply? It will be the date of issue of voucher. अगर वाउचर की इशू के वक्त ही पता है कि वाउचर किस सप्लाई में रिडीम हो सकते हैं, तो तभी उस पे लाइबिलिटी आ जाएगी. और अगर इशू के वक्त नहीं पता है, जैसे कि हम अगर अमेजोन का 500 का वाउचर खरीद रहे हैं, तो आज नहीं पता कि इसको आगे किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, है ना. तो वो वाउचर की जो वैल्यू उस पर बाद में ही टैक्स लग सकता है अगर पता नहीं है तो, इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल. बाकी के केसेस में अगर पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, और अगर रिटर्न फाइल नहीं करना है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन द रेसिडुअल केसेस, इन द अदर केसेस. ठीक है, तो मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है तो फिर क्या रिटर्न भी फाइल नहीं करना है, तो जब पेमेंट कर रहा है भाई वो, तो ये सिर्फ लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए. लोग ये बोलकर ना बच जाए कि देखो हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो हमको तो रिटर्न भी फाइल नहीं करना है, तो हमारी लाइबिलिटी नहीं आ सकती. टेक्निकली ऐसा नहीं है. यू आर सपोज टू पे टैक्स. कब? जब पे किया तभी यू आर सपोज टू पे. एंड जो एडिशन इन वैल्यू होता है, जो एक वैल्यूएशन वाले में हम लोग जो लिस्ट पढ़ते हैं कि अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फी चार्ज किया कंसिडरेशन के ऊपर फॉर डिलेड पेमेंट, तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया? जो एडिशनल पेमेंट है, डेट व्हेन सच एडिशनल पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर. क्योंकि ठीक है, बाकी चीज़ों का तो इनवॉइस आपने पहले से इशू कर दिया, लेकिन ये जो पेनल्टी या एक्स्ट्रा अमाउंट है ये तो आप बाद में रिसीव कर रहे हो. तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब पैसा मिल रहा है तब. और आपको ये भी पता है इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम लोग वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस अमाउंट का रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं. हम मान लेते हैं कि दिस एडिशनल अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. याद है क्या? इंटू 100/118 करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है ऐसा. अब वैल्यूएशन की अगर बात करें, टाइम ऑफ सप्लाई में है कॉन्सेप्चुअली इतना ही है. अब आपको बताइए कोई स्पेसिफिक उसमें कोई टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत जा रही है तो अपन वो डिस्कस कर सकते हैं फटाफट. याद रखने में दिक्कत जा रही है तो कुछ के 3 पेजेस हैं, उसमें बड़े बड़े चार्ट्स हैं. आपको देखो गुड्स के केस में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ दोबारा, याद तो रखना ही पड़ेगा. देखो रिवर्स चार्ज में क्या था? रिवर्स चार्ज में था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स. 2 तो डेट ऑफ पेमेंट थी रेसिपिएंट के एंगल से, और तीसरी थी 31st डे इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लाई. रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज में पेमेंट रिसीट ऑफ गुड्स कट गया और 31st की जगह 61st हो गया. 2 हो गए याद. अब जो पहले 2 है वो याद करना है. पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, खत्म बात. गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट डज नॉट मैटर. और सेकंड सर्विसेज वाला है, मेनली इसमें दिक्कत जा रही होगी. और बचा ही क्या याद रखने को? सर्विसेज, मतलब कि जब सर्विस एक्चुअल में प्रोवाइड किया, जैसे कि मैं आपको भी टीचिंग कर रहा हूँ तो आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज एट दिस स्टेज. भले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया था या भले ही आप पेमेंट बाद में दोगे, सर्विस कब प्रोवाइड किया है? तो व्हेन द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म. समझ रहे क्या? तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर इनवॉइस ड्यू डेट के पहले इशू हो गया है तो फिर इनवॉइस डेट को कंपेयर करते हैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट से, विच एवर इज अर्लियर. और अगर इनवॉइस ड्यू डेट के बाद ये कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो फिर हम लोग जाते हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, उसको कंपेयर करते हैं विद द डेट ऑफ पेमेंट. बस ऐसा है, इसको अप्लाई ही करना है मेन क्वेश्चंस में, उसके थ्रू हो जाएगा. और उसके आगे वाउचर वगैरह के तो कोई टेंशन नहीं है, है ना. वो आगे के 3 तो कॉमन ही है. देन वैल्यूएशन में क्या है कि हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू कब लेते हैं? जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल फॉर द सप्लाई, है ना. सिर्फ प्राइस मिल रहा है बदले में, और कुछ तरीके से कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है. तो वैल्यूएशन में क्या क्या लेते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं, इंक्लूड्स ऑल अदर टैक्सेस अदर देन जीएसटी. जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स सप्लायर्स ऑब्लिगेशंस पेड बाय रेसिपिएंट, है ना. सप्लायर ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था, रेसिपिएंट को बोल रहे तुम डायरेक्ट भर दो, तो वो भी ऐड हो जाएगा. देन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे कि पैकिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एटसेट्रा, जो और चार्ज किया है तो वो भी वैल्यू में इंक्लूडेड है, और वो पूरी वैल्यू पे सेम रेट लगेगा क्योंकि टू दैट एक्सटेंट इट इज अ कंपोजिट सप्लाई. देन इंटरेस्ट, लेट फी एटसेट्रा, ये भी वैल्यू में इंक्लूड होता है. और ये भी हमने बात किया कि इस पर रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानती है अमाउंट को. और सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, मतलब कि वही कि अगर हमको कोई और पर्सन पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट के अलावा, है ना, वो वाले सप्लाई के लिए कोई एनजीओ ने बोला कि आप बच्चों के एजुकेशन की फीस कम कर दो, हम आपको 50% पे कर देंगे, आप बच्चों से 50% कम चार्ज करो, तो जीएसटी पूरे 100% पे लगेगा. लेकिन गवर्नमेंट ने बोला उनकी स्कीम में कि हम 50% दे देंगे, आप बच्चों से 50 चार्ज करो, तो सिर्फ 50 वाले पोर्शन पे लगेगा. इज दैट क्लियर?
और क्या क्या एक्सक्लूड होता है वैल्यू में से, तो डिस्काउंट जो कि दे चुके हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट जो पहले से दे दिया है, ओके, डिस्काउंटेड प्राइस पे जीएसटी लगता है। और दूसरा एक खास केस है कि डिस्काउंट जो कि सप्लाई के बाद दिया है, इनवॉइस में रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन पहले से अग्रीड था कि बाद में कुछ कंडीशन फुलफिल होगी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट देने के बाद सप्लायर इशू कर देता है क्रेडिट नोट एंड रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ता है उसका आईटीसी, तो फिर सप्लायर की लायबिलिटी कम हो सकती है। ओके, ये वाले केस में, ये एक स्पेशल केस हो गया। सभी के एक दो एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं वहां पर, है ना। ये फिर मेन ऑब्वियसली इस पर थियोरी नहीं आने वाला है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस चैप्टर में से आपको एक केस स्टडी आएगी, वैल्यूएशन की आ सकती है या टाइम ऑफ सप्लाई की या दोनों की अलग अलग। तो दिस इज दैट। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करना क्या नहीं करना वैसा है। बोलिए डन।